हेलो दोस्तों। हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में है। दोस्तों ये कंटेंट है तो बेसिकली हम इस चारों के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट, ए कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन विच इज जनरेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो दोस्तों अगर इंसान के द्वारा किसी भी कार्य में, अगर इंसान के द्वारा वो कोई भी ऐसा काम करता है, अगर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम कार्बन फुटप्रिंट बोलेंगे। तो कार्बन फुटप्रिंट, जो कार्बन का रिलीज होना, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा ऊपर भी डिपेंड होता है ये, और एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी हो सकता है। कैसे भी करके अगर ह्यूमन का इन्फ्लुएंस रहता है इन दोनों गैसेस का रिलीज होने में, तो उसे हम कार्बन फुटप्रिंट बोलेंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा। फॉसिल फ्यूल कॉम्बशन इन मैन्युफैक्चरिंग, हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज एमिशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएटेड विथ गुड्स एंड सर्विस। दोस्तों फॉसिल फ्यूल जो कॉम्बशन होता है मैन्युफैक्चर में, हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से भी कार्बन का एमिशन होता है हमारे एनवायरमेंट में। और जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं डोमेस्टिक कॉमर्शियल पर्पज में, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो एक बड़े बड़े पावर प्लांट में होते हैं। तो बेसिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो एस्टेब्लाइज हैं, और वहाँ से ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए जाते हैं। तो हमको ये पता है कि थर्मल पावर प्लांट में कोल और फॉसिल फ्यूल और डिफरेंट पेट्रोलियम यूज़ किए जाते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ द स्टीम, और स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है कहाँ पे, एनवायरमेंट में। ठीक है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एनहांसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। यस दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन मेन रोल प्ले करते हैं कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए। सो हमें ये पता है कि कार्बन फुटप्रिंट के बढ़ने के वजह से कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका जो डेंसिटी वो भी बढ़ जाता है। और ग्रीन हाउस गैसेस को जो एग्जांपल है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, NO2, CFC। तो इन गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एक मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का डेंसिटी बढ़ता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा वो भी बढ़ जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो एमिशन होता है वो कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द मेजर रीजन फॉर एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये है कि जो मानवीय, जो इंसाने के द्वारा, इंसाने के कार्य के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, उसे हम एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। दोस्तों हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी कार्बन के कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। अगर हम उसे अगर हम बर्निंग करेंगे, उसे हम बर्न करेंगे, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट का जो एनहांसमेंट होता है और ग्रीन हाउस गैसेस का डेंसिटी बढ़ता है। तो अभी देखेंगे मीथेन एमिशन। मीथेन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैसेस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये दोस्तों मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे इन्फ्लुएंस करने वाला, जो ग्लोबल वार्मिंग को इन्फ्लुएंस करने वाला गैसेस है। तो इसके वजह से कार्बन फुटप्रिंट का जो एनहांसमेंट बढ़ जाता है। तो दोस्तों मीथेन occur from marshland, wetland where the anaerobic degradation of organic matter take place. Simply it's released by the decaying of vegetation, animal product and wastages. तो दोस्तों हमें ये पता है कि अगर मर्सीलैंड और वेटलैंड, जहाँ पे पानी भरे हुए एरिया में ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, डिग्रेडेशन की वजह से वहाँ से मीथेन गैस का रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। और वेजिटेशन, एनिमल प्रोडक्ट और वेस्टेजेस के वजह से भी वो मटेरियल टिक्के होने के बाद वहाँ से मीथेन गैस का रिलीज होता है, वो डायरेक्टली जाके एनवायरनमेंट में मिलता है और कार्बन फुटप्रिंट को एनहांस करता है। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट बारे में भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, कार्बन फुटप्रिंट के एनहांस होने से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का डेंसिटी बढ़ जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, देखिए, अगर ग्रीन हाउस गैसेस का डेंसिटी बढ़ेगा तो वो क्या करेगा कि जो इंफ्रारेड जो किरणें हैं जो सूरज की तरफ से आ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी में लगेंगे। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके जब स्पेस की तरफ जाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस क्या करेगा, वो उसको ट्रैप कर लेगा। ठीक है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेगा। तो उसके वजह से क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन दोस्तों एक लॉन्ग वेव रेडिएशन है
जो कि ग्रीन हाउस गैस द्वारा ट्रैप किए जाते हैं। उसके वजह से जब वो रिलीज करता है तो वो अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो क्लाइमेट चेंज जो पैटर्न है, जो क्लाइमेट का जो पैटर्न वो भी चेंज हो जाता है। तो उसके वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से राइज इन सी लेवल ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप। यस दोस्तों, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब जब नॉर्मल टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का उससे बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो जितने भी हमारे आइस कैप्स हैं, जितने भी आइस हैं जो नॉर्थन और साउथर्न पोल में, वहाँ पे आइस पिघलने की वजह से जो सी लेवल वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों दो प्रॉब्लम जैसे क्रिएट होते हैं, जैसे कि ऑन इवन रेनफॉल होना, हीट वेव और फ्लोटिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्लाइमेट का पैटर्न भी चेंज होगा, और जहाँ पे बारिश होना चाहिए वहाँ पे बारिश नहीं होगा, और जहाँ पे बारिश कभी नहीं हो रहा था वहाँ पे बारिश होगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं एनवायरनमेंट में ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखेंगे कि कंट्री वाइज कार्बन फुटप्रिंट इन मेट्रिक टन। दोस्तों हम कार्बन फुटप्रिंट को जो उत्सर्जन जो इमिशन होता है जो एटमॉस्फेयर में, इसे हम मेट्रिक टन के यूनिट के हिसाब से देखते हैं। मेट्रिक टन इसका यूनिट है, ठीक है। तो कंट्री वाइज हम अगर देखेंगे तो चाइना, यूएस, इंडिया, रसिया और जापान, ये ऑर्डरली सजाए गए हैं। चाइना सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट का उत्सर्जन और एमिशन करता है एनवायरनमेंट में। सेकंड में है यूएस, थर्ड में है इंडिया, और फोर्थ में है रशिया, और फिफ्थ में है जापान। ये पांचों कंट्री, ये मैंने डेटा 2016-17 का है फ्रॉम द वर्ल्ड मीटर। मुझे 17, 18, 19 का ऑथेंटिक मुझे डेटा नहीं मिला, तो मैं 2017 का दिया हूँ। साइड में हम देखेंगे कि पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट 2019 का डेटा है। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रति व्यक्ति कितना कार्बन का रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। तो इसके मामले में यूएस चाइना से ज़्यादा है। यहाँ पे यूएस का प्रति व्यक्ति जो कार्बन का जो एमिशन है वो 15.52 मेट्रिक टन है, और चाइना का 8.21 है, और इंडिया का 1.9 है। इस मामले में इंडिया बहुत कम है। और अगर हम देखेंगे कि ये यूएस का 15.52 ये हाईएस्ट नहीं है, और जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वहाँ पे कुवैत और कतर जैसे कंट्री, वहाँ पे प्रति व्यक्ति जो कार्बन एमिशन होता है वो 30-35 के मेट्रिक टन के आसपास है। तो ये ऑर्डरली नहीं है पर कैपिटा, बट यहाँ पे जो कंट्री वाइज है वो ऑर्डरली है। इस जगह में चाइना टॉप पे रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन के रहने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। और यहाँ पे पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट में जो इम्पोर्टेंट कंट्री जैसे कि यूएस, चाइना, इंडिया, वहाँ पे मैंने दिखाया हूँ। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि वर्ल्ड एवरेज CO2 एमिशन पर कैपिटा, वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 4.79 मेट्रिक टन है, ठीक है। तो इससे भी कम है इंडिया का 1.9 मेट्रिक टन, अच्छी बात है। बट दोस्तों अगर हम पूरे सारे देश से मिलकर अगर हम काम करेंगे, और कार्बन का जो उत्सर्जन और रिलीज अगर इमिशन का हम कर पाएंगे, तो 50 और 60 साल के बाद जो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अगर जो 2 डिग्री बढ़ेंगे, अगर उसे हम कम करना है तो हमें वो जो 4.79 मेट्रिक टन जो एवरेज है पूरा वर्ल्ड का, उसे हम 2 में लाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो जो चांसेस होगा कि जो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के जो 50 साल के बाद, वो नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।